नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की अहम बैठक बुलाई गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के युवाओं में निवेश के प्रति आकर्षण की भावना को बढ़ावा देने व रोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020 के तहत कर्मचारी रोजगार सृजन सब्सिडी को बढ़ाकर 36,000 रुपए से 48,000 रुपए तक तय करने का निर्णय लिया गया है। यह सब्सिडी बी, सी व डी ब्लॉक पर हर साल हर कर्मचारी के लिए 10 साल तक लागू होगी। मंत्रिमंडल ने SG, ST प्रतिपूर्ति व निवेश सब्सिडी को कुल 50% पर कैंपिंग करने की भी मंजूरी दी है, जो निवेशक फर्म द्वारा अधिकतम SG, ST की प्रतिपूर्ति कुल SG, ST का 50% भुगतान किया गया हो। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, पेंशन धारकों और उनके आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति का मसौदा तैयार किया है। इस नीति का उद्देश्य राज्य सरकार के सभी लाभार्थियों तक अपनी पहुंच के माध्यम से आयुष प्रणाली का उत्थान करना है। मंत्रिमंडल की बैठक में सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी सोनीपत 2023 विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। इस विधेयक का उद्देश्य सोनीपत मेट्रोपॉलिटन एरिया के शासन के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रिमंडल की बैठक में नागरिक संसाधन सूचना विभाग को हरियाणा सरकार के कार्य नियम 1974 के तहत स्वतंत्र विभाग के रूप में सूचीबद्ध करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई। वहीं बकाया लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क और उस पर लागू ब्याज जमा करने में चूक करने वाले कॉलोनाइजरों को राहत देते हुए हरियाणा सरकार ने अपनी तरह के एक मुश्त समाधान योजना विवादों का समाधान की शुरुआत की है। यह योजना इसकी अधिसूचना से 6 महीने की अवधि के लिए खुली रहेगी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत मंत्री परिषद और संबंधित मामलों की शक्तियां मुख्यमंत्री को सौंपे जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बता दें कि मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने 33 एजेंडे मंजूर किए हैं। कैबिनेट मीटिंग थी आज हमारी, चूँकि सेशन जो बजट का वो थोड़ा लंबा चला था, क्योंकि 2 पार्ट्स के बीच में उसका ब्रेक भी लंबा था। इसलिए पहली जो बैठक हमारी थी वो जनवरी में हुई थी कैबिनेट मीटिंग। फरवरी और मार्च दोनों महीनों में फिर सेशन चला और अब आज 5 अप्रैल आज फिर से कैबिनेट मीटिंग थी। एजेंडा की संख्या थी वो भी काफ़ी, क्योंकि लंबे गैप के बाद हुई है तो वो संख्या भी 36 थी। 36 में से 3 एजेंडा ऐसे थे जिसमें कुछ ना कुछ दोबारा से उसको रिवाइज करके लाने की बात है, तो उनको एडजस्ट किया गया है। दोबारा से आएंगे। 33 एजेंडा में जो महत्वपूर्ण है उनकी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। विलेज कॉमन लैंड एक्ट है 1964 का, उसमें संशोधन किया है और उसके संशोधन का आज विचार किया। एक्ट में ही संशोधन विधानसभा में आएगा बाद में। जो गौचरान की ज़मीनें हैं, उन गौचरान की ज़मीनों को गौशालाओं के लिए अगर कोई भी ग्रुप है, कोई गौशाला पहले से चल रही है या कोई और संस्था लेना चाहती है, तो उसके लिए एक प्रावधान किया है कि अब छोटी बड़ी कितनी गौशालाओं के लिए जहाँ गौचरान की ज़मीन है वो पंचायत प्रस्ताव पारित करा करके और भेजेंगे तो उनको मिल जाएगी। DC के माध्यम से भेजेंगे। प्रति 1,000 गौओं के पीछे 7.5 एकड़ का एक शेड के लिए और 15 एकड़ गौचरान चारे के लिए। और इसी प्रकार से यदि कोई गौ संवर्धन के अन्य कोई काम वहाँ करने की बात जैसे आती है, बायोगैस का कोई प्लांट लगाना है, कोई चिकित्सा अस्पताल चलाना है, कोई अनुसंधान या ट्रेनिंग सेंटर कोई करना है, पंचगव्य उत्पाद जैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौओं के जो पंचगव्य होते हैं उनके से कुछ उत्पाद भी किया जा सकता है, दूध का, दही का, घी का, या जैसे गौमूत्र है, गोबर है, उसके बहुत सी चीज़ें अब बनने लग गई हैं। तो इस प्रकार से उसके लिए भी उनको स्थान उपलब्ध कराया जाएगा 2 एकड़। तो इस प्रकार से जितनी बड़ी गौशाला होगी उसी हिसाब से उसका प्रावधान किया है। 5100 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से 20 वर्ष तक के पटे तक वो ली जा सकती है। पहली अवधि बहुत कम होती थी, इसलिए लोग लेते नहीं थे। कम अवधि के बाद फिर पंचायतें नोटिस निकालती थी, खाली करो दोबारा ऑक्शन करेंगे, ये वो ऐसा नहीं। लेकिन गौशाला कोई बनेगी तो कम से कम 20 साल उनको चाहिए, तो उसका जो प्रावधान किया है, टाइम पीरियड भी बढ़ा दिया, राशि भी बढ़ाई है। पहले 1,000 रुपये एकड़ थी, अब 5100 रुपये एकड़ कर दी है। दूसरा विषय कि जैसे कर्मचारियों को अपने इलाज के लिए मेडिकल जो
एड मिलती है, जो फैसिलिटी मिलती है, उस फैसिलिटी में अभी तक एलोपैथी का ही रीइंबर्समेंट होता था हॉस्पिटल्स के जो इलाज का। अब उसमें आयुष पद्धति से भी अगर कोई इलाज कराएंगे उसका भी रीइंबर्समेंट का पैसा उनको मिलेगा। इससे आयुष को भी प्रमोट होगा और आयुष के साथ जो पद्धतियाँ होती हैं वो बहुत कई बार कारगर होती हैं। तो बहुत से जो कर्मचारी हैं शायद इसी कारण से वहाँ नहीं कराते थे कि उनको रीइंबर्समेंट नहीं होती थी। रीइंबर्समेंट होगी तो आयुष पद्धति को भी प्रमोशन मिलेगा और लोगों को चिकित्सा की एक नई पद्धति ये भी मिलेगी। हमारे यहाँ जो बड़े शहर हैं, नगर निगम जो हैं, उसमें पहले से 3 मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं। गुरुग्राम की GMDA, फरीदाबाद की FMDA और पंचकुला की PMDA। अब हमने सोनीपत की जो घोषणा की थी उसको भी आज विधिवत निर्णय ले लिया गया, SMDA, सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका भी एक प्रस्ताव पारित किया है। इसी प्रकार से जो रैशनलाइजेशन का एक आयोग हमने बनाया है उसको भी विधिवत आज पोस्ट फैक्टो जैसे मिलती है मंजूरी वो हमने दी है। और रैशनलाइजेशन जो आयोग है उसके माध्यम से 6 महीने का समय उनको दिया है कि जितने विभाग हैं, बोर्ड है, कॉरपोरेशन है, उसमें जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी संख्या कहाँ ठीक है, कहाँ कम है, कहाँ ज़्यादा है, यानी नंबर ऑफ पोस्ट की सैंक्शन है। या जैसा अब समय परिवर्तन के साथ टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई विधाएँ आ गई हैं, बहुत से विभागों का काम बढ़ गया है, कई विभाग ऐसे जो मर्ज हो गए हैं, तो उस प्रकार से एम्प्लॉइज़ की रैशनलाइजेशन का जो आंकड़ा है वो 6 महीने के अंदर देंगे। उनके आयोग के जो चेयरमैन हैं श्री राजन गुप्ता, उनको लगाया गया है। एक काम और दिया उनको कि एक रिपोर्ट बना करके देंगे जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जिसकी हमने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी उसके यहाँ लागू कर दिया अपने यहाँ, हमारे यहाँ भी लागू नहीं हुआ है, उसकी रिपोर्ट भी इसी महीने वो देने वाले हैं कि किस किस विभाग में, क्योंकि अब हर विभाग की, हर काडर की अलग से ये प्रमोशन होगी, प्रमोशन यानी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, तो काडर वाइज होगी, उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने इस महीने में उनको देनी है। हम देखते हैं कि जो इंजीनियरिंग वर्क्स हैं हमारे, उसमें क्वालिटी का बड़ा इशू आता है। इसके लिए एक घोषणा की थी हमने, क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी, उसको विधिवत आज मंजूरी मिल गई है कि क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी के नाते से उसका एक चेयरमैन होगा, कुछ मेंबर्स होंगे, अलग अलग विधाओं के होंगे, और ठीक से क्वालिटी मेंटेन कैसे हो इसके लिए कुछ नॉर्म्स बनाएंगे। और थर्ड पार्टी का सहयोग भी लिया जा सकता है, अथॉरिटी के लोग खुद भी जाके चेक कर सकते हैं, डिपार्टमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि ये चीज़ें आपने चेक करनी है, ताकि उसका एक क्वालिटी वाइज चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाए। तो अलग से एक अथॉरिटी जो बनी है उसका भी आज क्लियरेंस हुआ है। बिल्डर्स के नाते से जो लोग लाइसेंस लेते हैं, मेनली तो गुड़गांव में ज़्यादा है, फरीदाबाद में ज़्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स कई बार लाइसेंस लेके शुरू कर देते हैं, बाद में किन्हीं कारणों से डिले होता है। लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए कुछ नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों में खास करके उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है, पेनल्टी भी समय पर चुकाते नहीं हैं। अब उसमें उनका कहना होता है कि डिपार्टमेंट का दोष है, डिपार्टमेंट का कहना उनका दोष है। धीरे धीरे हम पॉलिसीज़ के माध्यम से चीज़ें ठीक तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ की पेंडेंसी बहुत अधिक होने के बाद लाइसेंस का जो रिन्यूअल फीस है वो इतना यानी बड़ी मात्रा हो जाती है कि कभी कभी वो भरने में भी असमर्थ हो जाते हैं और दोनों तरफ से स्टक हो जाता है मामला। उनको सबको राहत देने के लिए, जिनकी तरफ ज़्यादा पैसा हो गया पेनल्टी का, तो जो मूल जुर्माने की राशि है उसमें जुर्माना जो है वो कितना ही हो गया है, तो वन टाइम सेटलमेंट में जिन्होंने कोई पैसा भी भरा नहीं है उनको सिर्फ 25% उसकी राशि देकर, उस पेनल्टी या जो इंटरेस्ट है, यानी कुल मिला के 100% का 25% और, यानी 25% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, उस पेनल्टी नहीं, जो ओरिजिनल अमाउंट का अगर उससे भी ज़्यादा है तो सिर्फ उसका 25%, अर्थात टोटल का 125% वो दे करके और बाहर हो सकते हैं, और उनका लाइसेंस जो रिन्यू हो जाएगा और बाकी अपने काम को जारी रख सकते हैं। और जिनका यानी पार्ट पेमेंट आई हुई है उस रिन्यूअल में और पार्ट पेमेंट रह गई है, उसका नियम ये बनाया कि जितनी पार्ट पेमेंट है वो, और जो उसके इंटरेस्ट और पेनल्टी की राशि है उसका 10%, पहले तो था टोटल का 25%, इसमें केवल इंटरेस्ट और पेनल्टी का 10% वो जमा करा करके और उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा मोटे रूप से हमने निर्णय किया है। डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि कुछ प्रावधान ऐसे करें क्या पेनल्टी की ओर या जो लेट फीस की तरफ ना जाना पड़े,
तुरंत अगर रिन्यूअल कराना है तो उसकी कठिनाई को समझते हुए और सरल कोई एक पद्धति बनाई जाए ताकि वो साथ साथ अपना रिन्यूअल भी कराएं, अपने काम को पूरा करें। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।